तो अब जैसी बात पता चली है उससे नाराज़ हो गए लड़के वाले, खास करके लड़के के पापा। तो बारात वापस लौटने लगी। लेकिन लोग बोल रहे थे कि दोनों तरफ की इज्जत बचा लो यारो, कुछ सेटलमेंट कर लो, ऐसे बारात को वापस मत लेके जाओ। बारात में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। ज़्यादातर लोग चाहते थे कि बारात वापस ना लौटाई जाए, क्योंकि लड़की वालों के साथ पूरा का पूरा गांव बदनाम हो जाएगा अगर बारात वापस गई तो। वहाँ अभी लड़की के फादर दरोगा जी को पता ही नहीं है बाहर चल क्या रहा है आखिर। जब से दरोगा जी ने लड़का देखा था, यानी कि सदन को देखा था, वो इतने खुश थे कि इतना हैंडसम लड़का मिला है, कब शादी हो कब शादी हो। लेकिन बाहर से खबर मिली कि बाहर तो ऐसा ऐसा ड्रामा हो रहा है। दरोगा जी ने आधी बात सुनी और सुनकर ये गुस्सा हो गए, बाहर आ गए। वजह इनको पता ही नहीं कि क्यों बारात लौटने की बात की जा रही है। चल पड़े बाहर लड़ने के लिए कि खून की नदियाँ बहा दूंगा, नाले बहा दूंगा। बाहर जाकर चिल्लाकर दूल्हे के बाप को बुलवाया। आ गया भाई दूल्हे का बाप। बोलिए, आप बारात क्यों वापस ले जा रहे हैं? दूल्हा का बाप बोला, मेरा मन है, मुझे नहीं करनी शादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे वजह बताओ क्यों जा रहे हो। क्यों, आपको नहीं पता वजह? नहीं, अगर पता होती तो आपसे क्यों पूछता। तो पूछो ना अपने साले उमानाथ से पूछो। अरे आप बताओ ना। अरे रहने दीजिए दरोगा जी, आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं बता सकता वजह। दरोगा जी बोले, हाँ मैं समझ गया, क्या वजह है? लड़की का बाप यानी कि मैं जेल की सज़ा काट के आया हूँ, इसलिए आप बारात वापस लौटा रहे हैं? तो वो बोले, नहीं दरोगा जी इतने भी नीच नहीं हैं, ये वजह नहीं है। तो बोले, तो क्या वजह है बताओ ना, आपको बतानी पड़ेगी वजह, नहीं तो मैं खून के नाले बहा दूंगा, सोच के आया हूँ। अच्छा, हिम्मत है आप में सुनने की, तो सुनो, मुझे ब्लेम मत करना। आपकी बड़ी लड़की सुमन, उसके बारे में पता चला है कि वो शहर में नीच काम करती है। अगर ये बात पे यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो, ये बात सच है। दरोगा जी को ये सुनकर के विश्वास ही नहीं हुआ। बोले, ये झूठ है, आपको कहाँ से पता चला? लेकिन तभी अचानक दरोगा जी को याद आया कि कुछ दिनों पहले उमानाथ से इन्होंने सुमन का पता मांगा था कि शहर में वो कहाँ रहती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उमानाथ ने सुमन का पता उन्हें नहीं दिया। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये बात सच है। उनका सिर झुक गया और ज़मीन पर गिर गए, और आधी रात होते होते सन्नाटा छा गया, बारात वापस चली गई। वहाँ दूसरी तरफ सुमन ने शहर में ये सब काम बंद कर दिए थे। वो चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी असलियत विधवाश्रम में चुपचाप रह रही थी। विट्ठल दास जी का सपोर्ट था उसको। विधवाश्रम की औरतों को उसने कपड़े सिलना, गाना गाना, पढ़ना लिखाना सब कुछ सिखाने लगी। वो विधवाश्रम की सारी औरतें सुमन की रिस्पेक्ट करने लगी। यहाँ भी इसको अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलने लगी। लेकिन कुछ लोगों को, बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहर में ये रेड लाइट एरियाज बंद हो जाए। वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे इनको बचाने की, अलग अलग चालें चल रहे थे। तो उनके सपोर्ट में काफ़ी वोट्स थे। यहाँ विट्ठल दास जी और वकील साहब के सपोर्ट में भी काफ़ी वोट्स थे। तो वोट्स हो गए थे बराबर। अब एक वोट की ज़रूरत थी कि इधर अगर एक वोट मिल जाता है इनको, एक रेस्पेक्टेड आदमी का, तो ये जीत जाएंगे एक तरह से। तो ये दोनों, वकील साहब और विट्ठल दास जी, वोट मांगने गए डॉक्टर साहब के पास में कि आप हमारी तरफ से वोट करो। लेकिन डॉक्टर साहब बोले, मैं तो गवर्नमेंट का आदमी हूँ, ऐसे किसी के कहने से मैं किसी को वोट नहीं कर सकता, और फालतू का ज्ञान देने लगे। उसके बाद खाने का टाइम हो गया, खाना खाने चले गए। फिर इसके बाद ये गए लाला भगत राम के पास में, जो सुट्टा ले रहे थे। लेकिन उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। बस एक वोट की ज़रूरत थी और किसी ने भी वोट नहीं दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये गए कुंवर साहब के पास में। यहाँ दूसरी तरफ अफसोस की बात है कि सुमन की छोटी बहन शांता की शादी टूट गई। सदन जब से घर लौटा था उसे बड़ा दुख था कि बहुत बुरा हुआ, इतने अच्छे खासे माहौल में बहुत कुछ बुरा हो गया। लेकिन उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं भी सुमन के कोठे पर जाया करता था, फिर क्या होगा, ये तो मेरी बुरी हालत कर देंगे। तो इसे डर तो लग रहा था, लेकिन सुमन अभी भी इसके दिमाग से उतरी नहीं थी। इसे लग रहा था कि अगर सुमन को ये शादी वाली बात पता चल गई कि मेरे बाप ने इसकी बहन से शादी तोड़ दी है मेरी, तो ये तो मेरा कभी मुँह ही नहीं देखेगी। देखो कितनी चिंता है सुमन की। तो सुमन के कोठे पर ये दोबारा गया, तो इसने क्या देखा, कोठे पर ताला लगा हुआ था। ठीक है, वापस लौट आया। 2 बार और जाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ इसके पैरों को रोक रही थी वहाँ तक जाने के लिए। तो ये क्या करता, लोगों के भाषण सुनता कि ये रेड लाइट एरिया क्यों बंद होने चाहिए। उसके बाद गंगा में स्नान करने जाता, रोज़ जाता था, रोज़। एक दिन एक शांत इलाके में ये भीड़ भाड़ से दूर स्नान करने के लिए गया। पास में विधवाश्रम था,
तो अब जानते हो क्या होगा। ये घाट पर गया, नहाते नहाते इसने क्या देखा, एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, पहचाना नहीं गया, पहले पहले तो नहाने आई, ये पहचान गया, ये तो सुमन है। कितनी बदल गई है, लंबे लंबे बाल, कितनी सिंपल हो गई है, सफ़ेद साड़ी। सुमन ने उसको देखा, ऐसी बात नहीं इसी ने सुमन को देखा, सुमन ने इसको देखा, लेकिन बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा, ऐसे जैसे वो भागना चाहती हो इससे। सदन का प्यार तो एक झटके में उड़ गया। उसे लगा जैसे ये औरत मुझे कितना नीच समझती है, ये मुझे चोर समझती है अभी भी। सदन को एक झटके में उससे नफरत सी हो गई कि इसने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया, और मैं क्यों इतना पागल हुए जा रहा हूँ। और सुमन उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी इसने सोचा कि सुमन का पीछा करता हूँ कि आखिर ये जा कहाँ रही है, देखूँ तो सही। वहाँ दूसरी तरफ दरोगा जी, जब से उनकी बेटी की शादी टूटी थी, जब से बारात लौट गई थी, उस दिन से वो घर से बाहर ही नहीं निकले, कमरे में ही पड़े रहते, गंजेड़ियों के साथ में सुट्टा भी नहीं लेते थे। मुंह दिखाने में शर्म आ रही थी पूरी दुनिया को। खुद की नज़रों में वो गिर गए थे कि ऐसा क्या पाप किया था, रिश्वत ही तो ली थी मैंने, जो मेरे ऊपर ये कहर टूटा। ऊपर से सुमन, उसके लिए तो दिमाग में इनके आ रहा था कि पैदा होते ही उसका गला क्यों नहीं दबा दिया मैंने। अरे तू मर क्यों नहीं गई, इतना नीचे कैसे गिरा लिया खुद को। और इसका पति, उसने इसका सिर क्यों नहीं काट दिया, नामर्द कहीं का। दरोगा जी ने तय कर लिया था कि अब वो अपनी बेटी सुमन को इस पाप की सजा देंगे। सोचने लगे कि तलवार से गला काट दूंगा उसका। जेल में सीखा है मैंने मर्डरर्स के साथ रह के कि मर्डर कैसे किया जाता है। दिखाऊंगा पूरी दुनिया को कि मैंने अपनी लड़की को क्यों मारा, जैसे मैंने उसको पाला था, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन फिर पीछे से सोचने लगे कि मेरी बेटी शांता का क्या होगा, उसको कौन देखेगा। दरोगा जी ने कुछ टाइम के लिए रियलाइज़ किया कि सुमन भी उनकी बेटी है। अगर वो कुएं में गिर गई है तो उसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन उसने सबके लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे, कैसे कैसे आदमी उसके पास आते होंगे, ये सब दिमाग में आ रहा था। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में साला पंडित उमानाथ इनके पास में आया, बोला जिज्जा जी केस करते हैं सालों पे, ऐसे कैसे बारात ले गए। बदनामी की चिंता मत करो, क्योंकि बदनाम तो हम अच्छे खासे हो ही चुके हैं। बारात में बड़ा खर्चा हुआ है, वो तो वसूल करेंगे सारों से। दरोगा जी बोले, अरे यार उमानाथ, एक काम कर भाई, मुझे थोड़ा सा जहर दे दे यार। क्या जीजा जी इतना क्या डर रहे हो, आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं कर रहा हूँ ना केस। तो इसके जीजा जी यानी कि दरोगा साहब बोले, मतलब तूने तय कर लिया है कि तू मेरी बेइज्जती करवाएगा। अभी तो गांव में हुई है, पूरे शहर में हो जाएगी। तूने तय कर लिया है कि तू ये केस करेगा, है ना। हाँ करूँगा। दरअसल ये उमानाथ ये केस इसलिए करना चाह रहा था ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये सुमन जो है, जो शहर में प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, मेरी लड़की नहीं है, मेरे जीजा जी की लड़की है। और ये कम से कम ये केस करके ये लड़के वालों से जो बारात लौटा के लेके गए ना, 5-10 हज़ार रुपये तो वसूल करना ही चाहता है, ताकि इसकी खुद की लड़कियों की शादी हो जाए। दरोगा जी तो बड़े असमंजस की स्थिति में है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। रात को सन्नाटे में ये चलने लगे, बाहर निकल गए घर से, और चलते चलते पता नहीं 4 मील दूर पहुंच गए गंगा घाट पे। सोचने लगे कि डूबकर मर जाना बेहतर है। तभी अचानक इनको एक गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी। अब सुनना दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई ये स्टोरी। तभी इनको एक गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी। गाने की आवाज़ करीब आ रही थी। अब इनको शास्त्रों का अच्छा खासा ज्ञान था, तो गाना तो कोई अच्छी खासी लैंग्वेज में था, जिसको सुनने के बाद में इन्होंने सोचा कौन है ये। तभी करीब आते आते गाने की आवाज़ बंद हो गई। सामने एक साधु खड़ा था। साधु ने पूछा, क्या करने आए हो यहाँ पर। दरोगा जी बोले, कुछ नहीं, बस कोई काम था। साधु ने कहा, आधी रात को क्या काम था। देखो तुम जो कुछ भी करने आए हो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। तो इस पे दरोगा जी बोले, अरे जाओ ना बाबा, अपना काम करो ना। क्यों करूं अपना काम। दरोगा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं आपका दामाद हूँ गजाधर पांडे, जो अभी गजानंद बन गया हूँ। ये सुनते ही दरोगा जी तो ओहो हो, अरे गजाधर मतलब सुमन के पति। हाँ, अरे बेटा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कब से ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे मिलना था, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
तो गजानन साधु बोला चलो फिर बैठ कर बात करते हैं। ये दोनों गए, बैठे, बातें हुई। दरोगा जी ने पूछा सुमन की ऐसी हालत कैसे हुई। तो गजानन ने बताया कि मुझे बड़ा दुख होता है, सब मेरी वजह से हुआ। जी करता था कि सुमन के पैरों में जाकर सिर रख दूं। बोलने लगा ये सब मेरी वजह से हुआ ससुर जी, मैंने उसको मजबूर किया ये सब करने के लिए, और सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। मैंने उस पर शक किया, कैसे उसको घर से गाली देकर धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये सब कहानी सुनते सुनते दरोगा जी को अपने दामाद पर बड़ा गुस्सा आने लगा कि जिस वक्त वो बाहर जा रही थी घर से, तेरी बुद्धि कहाँ गई थी, अभी कहाँ है सुमन। तो गजानन साधु बोला कि विधवाश्रम, अब वो बहुत अच्छी हो गई है, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, अच्छे अच्छे काम करती है। दरोगा जी को दिल से अपनी बेटी के लिए अच्छा लगा, उनका दिल पिघल गया अपनी बेटी के लिए। लेकिन सबसे बुरा इस बात के लिए लगा कि उनकी बेटी सुमन जो है उसमें अकल नहीं है ज़रा सी भी खुद की, जैसे जो उसको बहाएगा वो बहती चली जाएगी। लेकिन अभी दरोगा जी को सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस गजानन साधु पर कि क्या बताना चाह रहा है दुनिया को, इतना बड़ा पाप कर दिया और अब पछतावा कर रहा है। जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है ना, वैसे ये देख रहे थे अपने दामाद को कि सब इस आदमी की वजह से हुआ, मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इस आदमी ने, कैसे छोड़ दूं इसको। लेकिन इसको वाकई पछतावा था, इसलिए आज इसने सब कुछ जो भी था साफ साफ बता दिया, साफ दिख रहा था। दरोगा जी बोले गजाधर तुम डूब मरो। वो लकड़ी से मिट्टी खुरच रहा था। अरे तू गरीब था, गरीब होना कोई पाप है क्या? सिचुएशन को एक्सेप्ट करता, उसको घर से निकालकर तूने बहुत गलत किया। अरे सिर काट देता उसका, इतना ही शक था तो, या फिर खुद जहर ले लेता। क्यों नहीं मर गया तू? अरे तू मर्द नहीं है, थू है तेरे मुंह पे। अरे इतना नीचे कि तेरी बीवी के पास कोठे पर इतने लोगों को आता जाता देख के तेरे को शर्म नहीं आई? जानवरों से गया बीता है तू तो। बोल ना, खुद जहर खा के क्यों नहीं मर गया तू? वो सुन रहा था गजानन, चुपचाप बैठा सुन रहा था। और आखिर सब कुछ सुनने के बाद एंड में उसके मुंह से निकला कि मुझ में ये सब करने की हिम्मत नहीं थी। बेचारे की आंखों में आंसू आ गए। और इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में।